जय हिंद दोस्तों, जो पिछले कुछ दिनों से समाचार आ रहे हैं नेपाल के विषय में, वे परेशान करने वाले हैं और यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा ऐसा पड़ोसी जिससे हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे, ऐतिहासिक संबंध रहे, हम हर समस्या के समय जिसके साथ खड़े रहे और हमने जिसको कभी एक अलग मित्र देश के रूप में नहीं देखा बल्कि एक बंधु देश के रूप में देखा, वह आज किस दिशा में जा रहा है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि नेपाल की जो हरकतें हैं वह एंटी इंडिया स्टैंड ले रही है, लेकिन कल के जो काठमांडू पोस्ट में छपा उसके बाद विचार करने की आवश्यकता और भी है। काठमांडू पोस्ट से कल के काठमांडू पोस्ट से जो मालूम पड़ा कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं ओपी शर्मा ओली, वे कहते हैं कि भारत उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाना चाहता है और वो कहते हैं कि जो उनको समाचार मिल रहे हैं दिल्ली से और सूत्रों से, वो कोई सोर्स कोट नहीं कर रहे हैं, एक भ्रामक बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार के समाचार दिल्ली से प्राप्त हो रहे हैं या सूत्रों से प्राप्त हो रहे हैं उसके तहत भारत में बैठकें चल रही हैं कि किस प्रकार से उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए। और वे कहते हैं कि चूंकि उन्होंने नक्शे में परिवर्तन किया नेपाल के, उसके बाद से भारत सरकार जो है वह भारत उनकी सरकार को गिराना चाहता है, उनको पद से हटाना चाहता है। अब ये सब जो बातें हैं किसी में भी उन्होंने कोई भी सोर्स कोट नहीं किया, सूत्रों के हिसाब से दिल्ली से आने वाले समाचार इस प्रकार की बात की। और लेकिन वो यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने वो कोट करते हैं कि नेपाल में स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है और वो ये कहते हैं कि उन्होंने नक्शे को परिवर्तित कर दिया है नेपाल के, और यदि प्रधानमंत्री बदल जाता है तो उससे अनथिंकेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नेपाल के लिए। आप ये समझिए कि एक प्रधानमंत्री अपने पद को बचाने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि ये सब फेक न्यूज है कि 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री बदल दिया जाएगा, और उसके आगे जो वो कहते हैं वह खतरनाक है। वो कहते हैं कि मुझे हटा पाना इम्पॉसिबल है। अब आप ये समझिए कि इन शब्दों को यदि आप इस पर गौर करें तो बहुत कुछ चीजें आपको दिशा मिलती है कि चूंकि पहली बात तो ओपी शर्मा ओली जो हैं वह कम्युनिस्ट हैं। क्या वे जब इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि हटा पाना इम्पॉसिबल है, तो क्या वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल को शटर डाउन कर दें और उसको चाइना की तरह वन पार्टी रूल के अंदर ले आए? क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो तो खुद भी कम्युनिस्ट है, और फिर उसके बाद चाइना के प्रति उनका इंक्लिनेशन रहा है और है दिख रहा है साफ साफ। तो जब इम्पॉसिबल तो तभी होता है किसी प्रधानमंत्री को हटा पाना जब वन पार्टी सिस्टम हो या फिर तानाशाही वाला रूल हो। और ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, ये इस पर विचार करना चाहिए। एक तो कोरोना वायरस से जिस प्रकार से उन्होंने निपटा, बहुत बुरी तरह से वे फेल हुए उसमें। दूसरा जो अर्थव्यवस्था है नेपाल की, बहुत बुरी दिशा में जा रही है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों रीजन से भी महत्वपूर्ण रीजन ये है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन हुआ तो ये दो पार्टीज को मिला के बनी। एक तो दाहाल जी की पार्टी थी और दूसरी जो थी ये ओपी शर्मा ओली की पार्टी। इन दोनों के संयुक्तिकरण करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को बना दिया। और जो ये फॉर्मूला लेके आए थे इसमें पावर शेयरिंग का, ये इसमें इस प्रकार से था कि एक समय अवधि तक तो ओपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद जो है वो वे दाहाल बन जाएंगे। दाहाल को पॉपुलरली प्रचंडा के रूप नाम से भी जाना जाता है। पॉलिटिकल नाम जो है उनका वो दाहाल नहीं है, वो उनका रियल नाम है, उनका जो पॉलिटिकल नेम है वो प्रचंडा है। तो प्रचंडा अब कह रहे हैं कि आपका जो टर्म थी पावर शेयरिंग के हिसाब से वो समाप्त होती है और अब मेरी बारी है। लेकिन
कैसे भी कुर्सी को त्यागना नहीं चाहते हैं ओपी शर्मा ओली। तो और स्थिति जो खबरें आ रही है वो यहाँ तक आ रही है कि जो पार्टी की उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकें होती हैं उसमें भी वे नहीं जाते, और उस पर जो लोग उनको अपोज कर रहे हैं उनका कहना यह है कि चूंकि ये बैठकें जो हो रही है प्रधानमंत्री भवन में हो रही है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, तो फिर हम इन बैठकों को प्रधानमंत्री भवन में न करते हुए पार्टी के मुख्यालय पे क्यों न करें। फिर इस पर दाहाल का, प्रचंडा का भी बयान आता है और बड़ा खतरनाक बयान आता है। वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पावर में रहने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है और इस प्रकार के जो मॉडल हैं वो नेपाल में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब इन तीनों देशों की जो बात हुई है तो इसमें ये बड़ा गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है लंबे समय तक। ज्यादातर समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती और बाहरी शक्तियों का या तो प्रभाव होता है या जो सरकारें होती हैं वे तानाशाही वाली सरकारें होती हैं। तो क्या एक प्रधानमंत्री जो है वो केवल अपनी सत्ता से चिपके रहने के लिए, क्या नेपाल को जो हमारा इमीडिएट नेबर है जिससे रोटी बेटी के हमारे ताल्लुकात हैं, क्या उसको वह डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाहता है या वन पार्टी रूल की तरफ ले जाना चाहता है, ये समय बताएगा। लेकिन स्थिति यह है कि आज नेपाल गलत दिशा में जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमको चाहिए कि नेपाल के साथ जो है वो बॉर्डर को टाइट कर दे, लेकिन मेरा इससे मत भिन्न है। मैं कहता हूं कि नेपाल के साथ जैसे हमारे पीपल टू पीपल संबंध है उसमें कॉन्टिन्यूटी रखी जाए, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है। हो सकता है कि आज ये सरकार है कल दूसरी सरकार आ जाए, लेकिन जब जनता के साथ संबंध होता है तो उसके परिणाम स्वरूप दो देश पास रहते ही रहते हैं। तो हमको जो हम कर रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं कि हमने अपनी सीमा को जैसी पहले थी वैसी ही रखी है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है कि बॉर्डर को नेपालियों के लिए टाइट कर दें। अब नेपाल की जनता के लिए यह विचार करने का समय है कि उनको ओपी शर्मा ओली का विरोध करना चाहिए या उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। वो यही डिसाइड करेगा कि नेपाल का आगे आने वाले दशकों में क्या भविष्य रहना है। वह डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ता जाएगा या फिर वन पार्टी रूल पे जाएगा या फिर फॉरेन पावर्स के अंतर्गत काम करेगा। समय बताएगा क्या होता है, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे हैं। नेपाल से हमको बॉर्डर को टाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन नेपाली जनता का कर्तव्य है कि वे विचार करें कि उनका देश कहां जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।